गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य हिंदी व्याकरण में जो आप लोगों को वर्णमाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वर्णमाला से महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे। तो केवल वर्णमाला के प्रश्न होंगे और जो चैप्टर आपको मैं पढ़ाऊंगा उससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी आपको यहाँ सॉल्व कराए जाएंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न वर्णमाला का कौन सा दिया गया है। पहला प्रश्न है या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं। ऊष्म व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, अयुग्वा है। तो देखिए ऊष्म व्यंजन जो आपके होते हैं, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन तीनों शाह होते हैं और हा होता है। ठीक है। अगला ऑप्शन दिया है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं या रा ला और वा होते हैं। अगला है स्पर्श व्यंजन, ऑप्शन दिया है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है जो का से लगा के मां तक होते हैं। ठीक है। और फिर अयोगवा पूछा गया है। अयोगवा दो होते हैं, एक आपका अंग होता है और एक आपका आह होता है। ठीक है। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे जो आपका प्रश्न आया है या रा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं, यूपीपी 2018 द्वितीय पाली में पूछा गया है। तो या रा लावा जो है अंतस्थ व्यंजन है। इसका उत्तर जो है दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए क्या है। वर्णों के कितने भेद होते हैं। वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के दो भेद होते हैं। ठीक है। देखिए वर्ण के भेद पूछेंगे तो वर्ण के दो भेद होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक आपका होता है स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। कौन सा? व्यंजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। एक स्वर होता है, दूसरा व्यंजन होता है। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं? 10, 7, 2, 8। इसका सही उत्तर क्या होगा? 2। सबको समझ में आ गया होगा। वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? तो शब्द की सबसे छोटी इकाई कहलाती है वर्ण। क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। और यहाँ भी कई प्रकार से प्रश्न बनते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वो भी वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है, तो उत्तर आपका ध्वनि हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है, तो उत्तर वर्ण हो जाएगा। और भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या है, तो उत्तर शब्द हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को या समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये देख लीजिए, पहला उत्तर सही हो जाएगा। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे एक प्रश्न बताना चाहूंगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, या वर्णों के क्रमबद्ध समूह को, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो सभी लोग ध्यान रखेंगे कि वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है। वर्ण का अर्थ नहीं होता है। वर्ण का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का देखो, पहला अर्थ अक्षर दिया है, होता है, रंग भी होता है, वर्ण जात भी होती है, सुंदर नहीं होता है। तो इसलिए नहीं होता है, चौथा उत्तर सही हो जाएगा। जो ऑप्शन डी दिया है यह आपका सही उत्तर है। अगला देखा जाए। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो वर्णमाला में
ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो 5 वर्ग होते हैं, मैं यहाँ पे पांचों वर्ग एक बार बता देता हूं, पूरा प्रश्न देख लीजिएगा। एक दो, एक दो तीन चार, और एक लाइन और बनाए, बनेगी 5। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, एक ज्यादा बन गई, इसको मिटा दिया जाए। एक दो तीन चार और 5, ये 5 वर्ग हैं। यहाँ पे याद रखेंगे, अघोष पूछा गया है, अघोष, और एक आपका होता है सघोष। और जितने सघोष होते हैं इन सब को घोष के नाम से भी जाना जाता है। घोष और सघोष एक ही बात होती है, ठीक है। अब देखिए अघोष का पहला वर्ण क्या दिया है, अघोष का पहला वर्ण क्या है, आ है, क्या है, आ है। और सघोष का पहला सा है। इन दोनों में मिलाया जाए कि पहले कौन सा वर्ण आएगा, पहले कौन सा आएगा। तो पहले छोटा आता है, तो यहाँ जो शुरुआत होगी छोटा आ से होगी। पहला हो गया अघोष, पहला वर्ग किसका हो गया, अघोष का। अब दूसरा, जब ये कॉलम केवल खाली पड़े थे, पहले नंबर पे घोष आया, तो दूसरे वाले पे भी अपना स्थान जमा लिया, तो ये भी हो गया अघोष। बाकी फिर सघोष आ गए, तो पहला दूसरा घोष है, तीसरा कॉलम, चौथा और पांचवा कौन है, सघोष है, सघोष है। ठीक है। अब अगर हम वर्णों को लिखें इसमें, वर्ण देखिए का, खा, ग, घा और अंगा, हमने वर्णों को लिख दिया। अब आपका पहला, अब इसी तरीके से पंचमाक्षर में उत्तर आएंगे, ये भी ध्यान रखना। पंचमाक्षर में उत्तर इसी तरीके से आपके आएंगे, जैसे आपको मैंने यहाँ पे जो प्रश्न बताया है, उस प्रश्न में आप देखेंगे वर्ग का पहला वर्ण और वर्ग का जो दूसरा वर्ण है उसे अघोष के नाम से जाना जाता है, और वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण सघोष के नाम से जाना जाता है। या आप इस तरीके से याद रखेंगे, पहला दूसरा वर्ग किसका होता है, अघोष का होता है, और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण किसका होता है, सघोष का। पहला दूसरा अघोष, बाकी सभी सघोष। तो चा छा आ जाए, ठीक है, टा ठा आ जाए, ता था आ जाए, पा फा आ जाए, ये सभी अघोष होंगे, और आगे के जितने वर्ण हैं सभी क्या होंगे, सघोष होंगे। तो जैसे पहला ऑप्शन चा दिया गया है, कौन सा पहला ऑप्शन है चा, तो पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि अघोष पूछा गया है। और अघोष का देखें आप यहाँ पे पहला दूसरा वर्ग ही होता है अघोष का। तो पहले दूसरे में अगर हम चा यहाँ पे लिखना चाहें, चा, छा, जा, झा और इया, तो हम देखेंगे चा और छा दोनों किस में आ रहे हैं, अघोष में आ रहे हैं। तो चा उत्तर हमारा सही हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से दंत ध्वनि कौन सी है, दंत ध्वनि कौन सी है, देखिए दंत ध्वनि जो है आपका सही उत्तर होगा खा, चा, ला और फा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ला। दंत ध्वनि में आपका वैसे ता होता है, था, दा, धा, ठीक है ना, ये सब दंत ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। एक वर्त से होता है, वर्त से ना, ला, सा, जा, ये होते हैं। तो दंत में जो प्रश्न पूछा गया है ध्वनि है, तो ला उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है, तो पहले तो हम ये देखेंगे रा होते कितने प्रकार के हैं। देखिए रा आपके 4 प्रकार के होते हैं। एक तो रा ये होता है पूरा, जैसे हम लोग राम लिखते हैं, ठीक है, राम लिखते हो ना, तो रा होता है। और जैसे हम लोगों ने लिखा, इसको पूरा शब्द ही लिख देते हैं यहाँ पे, राम, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने लिखा आशीर्वाद, आशीर्वाद, अब आप देखेंगे एक ये वाला रा मिल गया, ठीक है। अब जैसे हम लोग लिख रहे हैं प्रकाश, कौन सा लिख रहे हैं,
प्रकाश, प्रकाश में देखेंगे तो ये खड़ी पई वाला रा मिल गया, ठीक है। और जैसे अब हम लोग लिखें ट्रक, ट्रक, अब ट्रक में देखो हलंत के साथ में एक रा मिल गया। तो इस तरीके के रा आपके 4 रा होते हैं, सबको समझ में आ रहा है, 4 रा होते हैं। तो मात्र में तो खड़ी पई वाला देखो ये लगा है मात्र में, मूर्धा में आशीर्वाद वाला लगा हुआ है, क्रम में, क्रम में, क्रम में भी यही रा लगा हुआ है, मातृभूमि में, मातृभूमि देखो री की मात्रा लगी हुई। री की मात्रा इस तरीके से होती है। री कैसे हम लोग लिखते हैं, री लिखा तो इसी तरीके से जाता है, तो री की मात्रा हो गई, समझ में बात आई। तो मातृभूमि जो है इसमें रा व्यंजन नहीं है, इसमें री है, तो उत्तर हमारा चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सा का उच्चारण स्थान क्या है? सा, सलजम वाला जो सा है इसका उच्चारण स्थान क्या है? तो ये 3 सा होते हैं, ध्यान रखिएगा सभी लोग। जैसे पहले कंठ की बात करेंगे तो कंठ में देखें, कंठ पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है तालु, तीसरा ऑप्शन है दंत, चौथा ऑप्शन है मूर्धन्य। ठीक है, मूर्धन्य, यहां पे इसको दंत लिख देते हैं, देखो दंत। ठीक है, देखिए कंठ में आपके जो वर्ण आएंगे जैसे का, खा, गा, घा और अंघा, ये होते हैं। ठीक है, इसके अलावा छोटा, बड़ा आ और आह होता है और एक हा होता है। ठीक है, ये सभी वर्णों का जो उच्चारण हो किसमें हो रहा है? कंठ में। तालु में देखेंगे चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा, या। ठीक है, और इसके अलावा या, सा, छोटी और बड़ी, इस प्रकार से। ठीक है, समझ में आ रहा है सबको। अगला देखेंगे दंत में ता, था, दा, ऐसा करते हैं इसको क्रम में। यहाँ जो ऑप्शन दिए गए थे उसमें ऊपर नीचे मैं क्रम से लिखूंगा तो एक तरफ से हो जाएगा। तो पहले ता वाली लाइन आती है तो उसको सही कर लेते हैं, पहले मूर्धा लिख देते हैं, बाद में दंत लिख देते हैं। ठीक है, देखिए मूर्धन्य, उसके बाद दंत। अब देखिए मूर्धन्य में टा, ठा, डा, ढा और अणा, इसमें एक होता है री। कौन सा? री। एक होता है खटकोण वाला सा और एक होता है रा। ठीक है, और देखते हैं दंत में ता, था, दा, धा, ना, ला और सा। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो वर्ण दिए गए हैं ये तो पंचमाक्षरों तक हो गए सभी वर्ण। इसके अलावा भी देखिए 4 वर्ण और मिले हैं सब में। ये देखिए आप कंठ में, इधर देखेंगे तालु में, इधर देखेंगे मूर्धन्य में, इधर देखेंगे तो ये किस में आ रहे हैं? ये दंत में आ रहे हैं। जो जिसके सामने हैं वो सभी वर्ण एक दूसरे में आएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब आप देखिए कौन सा सा पूछा गया है, सभी उत्तर निकल के आ जाएंगे। कोई भी यहाँ पे पूछा जाए तो आराम से उत्तर बता सकते हैं आप लोग। कौन सा शा पूछा गया? शलजम वाला। अब ये देखो शा दिया हुआ है और इस सा का जो उच्चारण है देखो किससे हो रहा है? तालु से हो रहा है। किससे हो रहा है? तालु से हो रहा है। तो हमारा जो उत्तर है इसमें ऑप्शन कौन सा तालु वाला है? दूसरा। दूसरा उत्तर एकदम सही हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा कि इनमें 3 सा है भैया, ध्यान रखिएगा। शा एक खटकोण वाला होता है, एक सपेरा सरसों वाला होता है। तो शलजम वाला पूछा जाए तालु उत्तर देना है, खटकोण वाला पूछा जाए तो मूर्धन्य उत्तर देना है, और सपेरा वाला पूछा जाए तो दंत उत्तर देना है। सबको समझ में आ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की अभी मैंने मात्रा बताई थी। री की मात्रा होती है इस तरीके से, जिसमें लगा होगा वही री माना जाता है। तो देखते हैं, क्रिया में तो खड़ी पे वाला रा है, नहीं है। वर्षा में भी नहीं है। रिपु, रिपु, री में भी छोटी है, नहीं है। दृष्टि उत्तर सही हो जाएगा। दृष्टि में आप देखें री की मात्रा लगी हुई। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा वर्ण अघोष है? अघोष की बात मैंने अभी आपसे की थी पिछले किसी प्रश्न में। अघोष, ये देखिए, अघोष का जो वर्ग है पहला और दूसरा होता है। तो हम देखेंगे पहला दूसरा वर्ग कौन सा उसमें वर्ण दिया है। का पहला नंबर होता है, यही उत्तर हमारा सही हो गया। और गा का देखो तीसरा होता है, घा का चौथा होता है, जा का चा छा जा तीसरा होता है। और अघोष जो होता है पहला वर्ग और दूसरा वर्ग होता है। तो पहले दूसरे में क्या मिला? का मिल गया, तो हमारा उत्तर हो गया पहला सही हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से तालव्य ध्वनि पूछी गई कौन सी है? तालव्य, तालव्य ध्वनि पूछी गई है। अभी मैं पीछे आपको पढ़ा के आया हूं प्रश्न, सभी तालव्य मूर्धन्य दंत जितने थे, ठीक है, कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत। एक आपका ओष्ठ भी होता है, इसी में लिख देता हूं। मान लो ओष्ठ से प्रश्न आ गया तो देखो जो पंचमाक्षर होते हैं उसमें एक ओष्ठ भी होता है, ठीक है। तो ओष्ठ में कौन कौन से आएंगे देखें। ओष्ठ में पा, फा, बा, भा और मा। इसके अलावा जो है आपको पा, फा, बा, भा, मा, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इनका भी प्रयोग जो है इसमें किया जाता है। अब जो प्रश्न आपका पूछा गया है, प्रश्न में कहा गया कि प्रश्न में कहा गया कौन से तालव्य ध्वनि है? ता, पा, सा और का। तो तालव्य में आप देखेंगे पीछे जो प्रश्न मैंने बताया है, तालव्य में चा वर्ग है पूरा, चा छा जा झा इया, चा वर्ग है पूरा। और या है, शा है, छोटी ही बड़ी है, 1 2 3 4, 4 वर्ण है। सबको समझ में आ रहा है? तो यहां से क्या करेंगे देखते हैं ऑप्शन में क्या मिला है। ऑप्शन में या तो चा वर्ग हो या फिर चा वर्ग तो है नहीं, ठीक है, तो शा मिल गया, तालव्य में शा मिल गया। और शलजम वाला जो सा है उसका प्रयोग आप देखेंगे किस में हो रहा है? तालु में हो रहा है, ठीक है। तो ये उत्तर सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन तीनों सा होते हैं। इसको भी मैंने शुरुआत में एक प्रश्न आपको लिख के बताया है कि कौन कौन से व्यंजन ऊष्म होते हैं, कौन कौन से। ये देखिए ऊष्म व्यंजन की अगर बात की जाएगी तो ऊष्म व्यंजन 3 होते हैं भैया, ठीक है। ऊष्म व्यंजन का वर्ण तो 4 है, तीनों शा है और हा है। और ये 3 जो है शा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 पूछे जाते हैं, इसलिए ये 3 आप जरूर ध्यान रखेंगे ऊष्म व्यंजन। और अंतस्थ 11 अलावा होते हैं, स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं, का से लगा के मा तक, अयोगवा 2 होते हैं, अंग और आहा। तो ऊष्म व्यंजन तीनों शा और हा होता है। ऊष्म व्यंजन कौन से? तीनों सा और हा होता है। तो जो प्रश्न दिया गया है ऊष्म व्यंजन है तीनों शा और हा में, जो मिल जाएगा वही उत्तर होगा। तो तीनों शा में देखो एक शा मिल गया, तो ऊष्म व्यंजन शा हो जाएगा, ठीक है। सबको समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व व दीर्घ किसके प्रकार हैं? जब हम लोग स्वरों का वर्गीकरण पढ़ते हैं, स्वरों का वर्गीकरण, तो देखिए स्वरों के वर्गीकरण में मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व होता है, ठीक है, और एक दीर्घ होता है। एक दीर्घ होता है, एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। तो ह्रस्व दीर्घ किसके किसके प्रकार हैं? तो स्वर के प्रकार हैं। किसके हैं? स्वर के प्रकार हैं। अब ह्रस्व में जैसे छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है और री है, ये आगे। और दीर्घ में बड़ा आ है, बड़ी ई है और बड़ा ऊ है। मुख्य रूप से 3 मिलेंगे। इसके अलावा 4 संयुक्त स्वर भी होते हैं इसी में, ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए क्या दिया गया है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो बताता है कि व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो उसका उत्तर होगा हलंत। हलंत का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हलंत का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लो व्यंजन संधि हम लोग बनाते हैं, अजंत का संधि विच्छेद है अजंत, ठीक है, तो लिखेंगे आ, जा का प्रत्यय चा में करेंगे तो अच, हलंत लगाया। अब इससे स्वर निकाल सकते हो, तो जा में स्वर क्या है? अंग है, आगे लिख देंगे
अंत, तो अच प्लस अंत। तो व्यंजन को स्वर रहित दिखाने के लिए, व्यंजन को स्वर रहित, इसमें स्वर निकल गया, दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं? तो हलंत का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है। सभी लोग ध्यान रखेंगे, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन वर्ण कहा जाता है, और वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप में बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यंजन नासिक द्वारा उच्चरित है? नासिक की परिभाषा होती है कि ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय वायु केवल नासिका से बाहर निकलती है उसे नासिक वर्ण कहते हैं। तो इसमें अणा, जा, डा, दा, इसका सही उत्तर है अणा। कौन सा? अणा। अणा को हम लोग पढ़े अणा, अणा में देखो नाक का सहारा लिया जाता है, तो ये नासिक वर्ण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्ताक्षर कहलाते हैं, द्वित्व कहलाते हैं, तालव्य कहलाते हैं, स्वतंत्री कहलाते हैं। तो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। जब स्वर रहित व्यंजन स्वर सहित व्यंजन से मिलते हैं तो कहलाते हैं संयुक्ताक्षर। द्वित्व नहीं होता है, तालव्य भी नहीं है, स्वतंत्री भी नहीं है। सही उत्तर क्या है? संयुक्ताक्षर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित प्रश्नों के चार विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला है। कृपण, कृपण का खंडन करना है। तो देखिए का में हमने क्या किया? हलंत लगाया तो री निकाला, पा में आ है, अड़ा में आ है, अड़ा। तो कृपण ये चौथा सही है, बाकी ये सभी जो ऊपर लिखे हुए हैं सब गलत है। ठीक है, तो 19 का कृपण का वर्ण विच्छेद जो होगा कृपण, चौथा सही है। ठीक है, सबको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है। तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण कौन से हैं? अब तालव्य, तालव्य सबको पता है चा वर्ग होता है। चा वाला देखो कुछ मिल रहा है, चा छा छा मिल रहा है। ठीक है, चा छा जा झा झा भी मिल रहा है। देखा हमने, दोनों मिल रहे हैं। फिर आगे कह रहा है महाप्राण कौन सा होता है? तो महाप्राण देखो, अघोष तो मैंने आपको बता दिया था, अब हम लोग देखेंगे महाप्राण। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4, एक कॉलम और बनेगा 5। जैसे अल्पप्राण और महाप्राण दोनों लिखेंगे। अल्पप्राण का पहला वर्ण आ है, महाप्राण का पहला मा है। दोनों को हम मिलाएंगे और देखेंगे पहले कौन सा वर्ण आएगा। पहले आ आएगा तो अल्पप्राण आ गया। ठीक है, और अल्पप्राण महाप्राण ये एक दूसरे के बाद आते जाते रहते हैं, एक दूसरे के बाद आते जाते रहते हैं, एक दूसरे के बाद आते जाते रहते हैं। तो दूसरा हो गया महाप्राण। कौन सा? महाप्राण। फिर कौन सा हुआ? अल्पप्राण। कौन सा हो गया? अल्पप्राण। फिर कौन सा हुआ? महाप्राण। कौन सा? महाप्राण। फिर कौन सा हुआ? अल्पप्राण। कौन सा? अल्पप्राण। ठीक है, तो हमें पता चला वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण है और दूसरा और चौथा महाप्राण है। तो इसमें जो तालव्य है तो दो मिले। अब महाप्राण की बात कर रहा है तो महाप्राण सबको पता है या तो दूसरा वर्ग होगा या फिर चौथा होगा। जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ग लिख लिया, चा छा जा झा और या, तो दो वर्ग मिले, एक छा मिला और एक झा मिला। दो महाप्राण है तो छा भी है झा भी है, दोनों मिल गए। ठीक है, फिर आगे कह रहा घोष कौन सा है, घोष भी पूछ रहा है। तो जितने सघोष होते हैं वो सभी घोष होते हैं। अभी पीछे प्रश्न में हमने आपको बताया है, देखिए सभी लोग पीछे जाते हैं। ये देखें, ये देखिए जितने सघोष हैं यहाँ पे मैंने बता दिया था वो सभी क्या है? घोष है। जितने सघोष हैं सभी क्या है? घोष हैं। तो यहाँ पे सघोष कौन सा होता है? तीसरा, चौथा, पांचवा। सघोष होता है तीसरा, चौथा और पांचवा। अब अपने प्रश्न को देखते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा में कौन सा मिलेगा। तो यहाँ पे तीसरा, तीसरा कौन सा है? जा। तीसरा, चौथा और पांचवा। तो अब देख सकते हैं अभी छा और झा दोनों तालव्य भी मिल रहे थे, महाप्राण भी मिल रहे थे। अब घोष से परिवर्तन हुआ है। किससे परिवर्तन हुआ? घोष से। घोष से जब परिवर्तन हुआ तो आपने देखा 3 4 5 में छा का स्थान दूसरा है, तो इसलिए छा नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा? छा नहीं होगा।
तो हमारा उत्तर कौन सा आ गया है, झा के साथ जाएगा। और झा के साथ जाएंगे तो झा देखिए हमारा महाप्राण भी है, और झा जो है चौथा कौन सा, तीसरा सघोष होता था ना, तीसरा सघोष होता है, चौथा सघोष होता है और पांचवा सघोष होता है। और जितने सघोष हैं ये तीनों सघोष, इन्हें ही घोष के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, झा सही हो जाएगा। सबको समझ में आ गया होगा। तो बस ये 20 क्वेश्चन वर्णमाला के जो विगत वर्षों में पूछे गए थे हम यहाँ पे आपको सॉल्व कराए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको ध्यान से पढ़िएगा। बाकी सोच रहे हैं कि जो भी आपको चैप्टर में पढ़ाऊंगा उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न विगत वर्षों में पूछे गए हैं, उनसे जितने भी प्रश्न आए हैं वो सभी आपको सॉल्व कराऊंगा और यही आपको बताऊंगा कैसे उसका उत्तर आपको देना है। तो फिर आज वर्णमाला से मैंने केवल प्रश्न सॉल्व कराया है।